हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था पैरासिटोलॉजी के बारे में, ठीक है ना, और उसका इंट्रोडक्टरी क्लास, हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ हमने जानकारी ले लिया। आज यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक ना। प्रोटोजोआ क्या होता है, कितने स्पीसीज में रखा गया है इसको, ठीक ना, किस किंगडम से बिलोंग करता है। देन इसके बाद इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और कुछ इसके रिगार्डिंग में टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जब प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तभी आपको फर्दर लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर फिनिश करने के बाद फिर हम जो है फर्दर प्रोटोजोलॉजी की जो है क्लासिफिकेशन में आएंगे। फिर देन इसके बाद एक एक जो है प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो प्रोटो जुआ होता है, तो ये के 5 किंगडम होती हैं। ये किंगडम के बारे में हम आपको जानकारी जरूर देंगे, ठीक है ना, कौन से किंगडम में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, ठीक है। तो 5 किंगडम जो होता है अपने इंटायर अर्थ में, ये इंटायर ऑफ द प्लेनेट में प्रेजेंट है, जिसमें से प्रोटिस्टा एक किंगडम होता है और ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत ही प्रोटोजुआ को क्लासिफाइड करके रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ग्रीक वर्ड में बताया गया है प्रोटोस। प्रोटोस का मीन्स होता है फर्स्ट, और जून का मीन्स होता है एनिमल्स। मतलब कहने की यहाँ पर ये है कि फर्स्टली इसमें क्या किया जा रहा है कि जो एनिमल्स होती हैं, ठीक है ना, तो उनको भी इस कैटेगरी के अंतर्गत रख करके स्टडी की जाती है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रोटोजुआ जो होती हैं पैरासाइट्स के रिगार्डिंग में, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो ये ग्रीक वर्ड का शब्द आप जरूर याद रखिए। और ये प्रोटोजुआ जो होता है इसको हम सिंगल भी बोल सकते हैं, ठीक ना, या कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा। देखिए, यूकैरियोटिक मतलब कि किसकी बात होती है, मल्टीपल सेल्स की बात होती है, मतलब कि मल्टी सेलुलर है, ठीक ना। यूनिसेलुलर की जहां पर बात होती है तो आपके माइंड में आएगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म को थोड़ी सी एक्सेप्शन के रूप में हमने काफी बुक को पढ़ा, 2-3 बुक को हमने देखा, ठीक है ना। पनीकर को भी देखा और सीपी वेबेजर को भी देखा हमने, ठीक ना, और क्यूबी माइक्रोबायोलॉजी को भी देखा। उसमें हमने ये सबको देखा, लेकिन इसके रिगार्डिंग में ही बताया गया है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्यों होता है, जब आगे हम इसका फर्दर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत पैरासिटिक प्रोटोजुआ को जो होता है डिफरेंट टाइप्स के होस्ट के डिजीज के रूप में, इसको स्पीसीज के रूप में रखा गया है, ठीक है ना। आउट ऑफ अगर देखा जाए तो 10,000 स्पीसीज होता है पैरासिटिक प्रोटोजुअन स्पीसीज होती है। मतलब लगभग कह सकते हैं कि मोर देन 10,000 स्पीसीज होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैन हार्बोरस होता है, ठीक ना, हार्बोरस का मतलब होता है शेल्टर की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो अपने पास उस स्पीसीज को रख रहा। तो ओनली अबाउट द 17 स्पीसीज, लगभग कह सकती हैं कि 70 स्पीसीज ही जो होती हैं तो इसके अंतर्गत रखी गई है। और ये जो 70 स्पीसीज है प्रोटोजुआ को, ये पैथोजेनिक होती है, ठीक ना। और नियरली अबाउट द 13 जेनरा इन इन्फेक्ट द ह्यूमंस बींग्स, ठीक ना। और लगभग यहाँ पर 30 जेनरा ही जो होती हैं, 30 ही जीन जो होती हैं, तो इन्फेक्शन कोज करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, ठीक है। इतना इसके बारे में बताया गया। ओके, इतना आप इसकी में समझ गए। अब नेक्स्ट इसका हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक ना। मतलब कि जो जनरल फीचर्स है प्रोटोजुआ का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटोजुआ जो होता है कैसा होता है, सिंगल होता है। अभी हमने बताया यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और यूनिसेलुलर के साथ साथ में इसको हम नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं। प्रोटोजुआ सेल्स परफॉर्म द ऑल फंक्शंस, मतलब कि ये प्रोटोजुआ जो होता है सिंगल तो होता है लेकिन सभी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक ना। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजुआ कंप्लीटली नॉन पैथोजेनिक, वही चीज जो अभी हमने बताया कि मोर देन जो 10,000 है, ठीक ना, जो स्पीसीज है तो वो नॉन पैथोजेनिक, लेकिन उसमें 17 स्पीसीज ऐसी है जो पैथोजेनिक है। फ्यू मे कॉजेज द मेजर
डिजीज, ठीक ना, कुछ ही डिजीज जो होती हैं मेजर कोज करने का काम करती है। लाइक यहाँ पर बताया गया जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है ना, लिस्मानियासिस हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, एक्सेट्रा, ये होते हैं। और भी बहुत सारे हैं। प्रोटोजोआ लाइक जैसे इसमें बताया गया है कि क्रिप्टोस्पोरेडियम पार्वा और टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये भी जो होता है बिलोंग कर रहा है अपॉर्चुनिटिक पैथोजन के रूप में, ठीक है। कैसे अपॉर्चुनिटिक पैथोजन के रूप में बिलोंग कर रहा है इन द पेशेंट्स affected with the human immunodeficiency virus HIV in those the undergoing the immunosuppressive therapy। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि जो पेशेंट को HIV इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी इम्यून जो होती है वीक हो जाती है, मतलब कि इम्यून सप्रेस हो जाता है, ठीक ना, इम्यून की थेरेपी जो होती है कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ जो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी के रूप में काम करते हैं, मतलब कि बॉडी में एंट्री तो करेंगे लेकिन वो नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे और जैसे ही इम्यूनिटी वीक मिलेगी तो वो अपना मौका देखते ही इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, ठीक है ना। जिसमें से एग्जांपल बताया गया है क्रिप्टोस्पोरेडियम पार्वा और टोक्सोप्लाज्मा गोंडा, ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। प्रोटोजोआ एग्जिस्ट वाइड रेंज, ठीक। अगर इसकी हम रेंज की बात करेंगे तो लगभग कह सकते हैं कि 1 माइक्रो मीटर से लेकर के, ठीक ना, यहाँ पर ये लीटर नहीं होगा मीटर होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 150 माइक्रोमीटर तक देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों यहाँ पर इसकी रेंज को वेरी बताया गया है, क्यों? क्योंकि जो प्रोटोजुआ जो होता है ना, कह सकते हैं उसका शेप जो होता है इरेगुलर शेप का होता है, मतलब कि स्यूडोफीडिया के रूप में ये वर्क करता है, ठीक है। तो वो अपनी शेप को जो होता है चेंज करता रहता है, तो लगभग कह सकते हैं कि 150 माइक्रोमीटर तक देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे कि जो बैलेंटीडियम कोलाई होता है 150 माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑल द पोसेस द इसेंशियल कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रोटोजुआ है और एक मेटाजुआ है, ठीक है, इन दोनों शब्द के बीच का डिफरेंट क्या है, क्योंकि ये मेटाजुआ और प्रोटोजुआ दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी हम पहले डिफरेंट समझ लेते हैं, देन आगे फर्दर आएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। तो प्रोटोजुआ की अगर बात करेंगे मार्फोलॉजी में यूनिसेलुलर होता है, सिंगल लाइक सेल्स ही होता है, ठीक ना, मतलब कि सिंगल यूनिट का होता है। जबकि मेटाजुआ जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, अ नंबर ऑफ द सेल्स एंड मेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल, ये मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। फिजियोलॉजी की अगर प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो सिंगल सेल्स परफॉर्म करता है ऑल फंक्शंस, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया और एक्सक्रेशन हो गया, ठीक है ना। इन सभी को भी अभी समझेंगे। ऐसा क्यों यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि देखो प्रोटोजोआ जो होता है ना, तो टोटली डिपेंड होता है किसी होस्ट पर, किसी लिविंग मैटर पर डिपेंड होता है। तो उसके अंदर जैसे मटेरियल कोई भी इंटेक कर रहा है, खा रहा है, तो रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, इन सभी की जो होता है प्रोसेस फिजियोलॉजी चलती है, ठीक ना। लेकिन मेटोजोम ये बता रहा है कि ईच स्पेशल सेल्स परफॉर्म इन द पार्टिकुलर फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, जैसे मल्टी सेलुलर में ह्यूमंस भी आती हैं, एनिमल्स भी आती हैं, तो इनका आप देखिए अपने बॉडी में हर एक सिस्टम का अलग ही एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर के अंतर्गत ईच स्पेशल सेल्स होते हैं परफॉर्म करती है पार्टिकुलर फंक्शन को। एग्जाम्पल बताया गया जैसे प्रोटोजुआ में अमीबा आता है, ठीक है, और मेटाजुआ में टैब वर्म जो होते हैं टोटली मल्टी सेलुलर कैटेगरी में ही आती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि प्रोटोजुआ का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर हमने दो इमेज को पुट किया है, एक यहाँ पर है अमीबा, ठीक ना, और सेकंड यहाँ पर है पैरामेसियम, ठीक है। ये दो इमेज है। अमीबा जो होता है कह सकते हैं कि ये अपना जो मूवमेंट करता है, ठीक ना, तो ये मूवमेंट की जो प्रोसेस होती है, इसका मूवमेंट जो होता है स्यूडोपोडिया की तरह काम करता है, मतलब कि ये आगे की ओर जाएगा, इस तरीके से स्यूडोपोडिया बनाएगा, फिर अंदर की ओर उसको इंगल्फ करेगा, फिर से इस तरीके के स्यूडोपोडिया बनाएगा, मतलब इस तरीके से ये मूवमेंट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर, ठीक ना, प्रोटो का मेन सी जो होते हैं यहाँ पर प्रोटोजुआ का है, यहाँ पर एक अलग शब्द में बताया गया है चेंजेबल, ठीक ना, मतलब कि इसका शेप जो होता है ना चेंज होता रहता है। और यहाँ पर जो पैरामीशियम होता है, जैसे स्लीपर होता है उसके शेप जैसा होता है, लेकिन ये जो पैरामीशियम है इसमें सीलिया प्रेजेंट है, तो ये सीलिया पैरामीशियम है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर में यही बता रहा है कि टिपिकल प्रोटोजुआ जो होता है सेल्स इज सराउंडेड बाय द ट्राई
लेमिनर यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक ना, ये यूनिट का नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार पूछ देगा कि ट्राई लेमिनर यूनिट मेम्ब्रेन कहाँ सिचुएटेड होती है, किसको बाउंड करती है। तो जो प्रोटोजुआ होती है उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन को बाउंड करती है। सराउंडेड बाय द सीट ऑफ द कंट्रक्टाइल फेब्रिल्स, ठीक ना, इसमें एक कंट्रक्टाइल फेब्रिल्स पाया जाता है, एक ही कंट्रक्टाइल फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। इनेबल टू द सेल्स मूव एंड चेंज इन द शेप। अब इसी के कारण क्या हो रहा है, इसका शेप जो होता है चेंज हो रहा है और मूव कर रहा है। आप इसके स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, ये फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड को इनटेक करता है, ठीक है। ये जो येलो वाला पार्ट्स नजर आ रहा है इसको बोला जाता है यूरोइड, ठीक ना। और यहाँ पर एक और पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन के रूप में निकला हुआ नजर आ रहा होगा तो इसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक ना। और ये स्यूडोपोडिया से ही आगे की ओर माइग्रेट करता है। प्लाज्मा जेल पाया जाता है, प्लाज्मा सोल भी पाया जाता है, और इसमें जो होता है दो प्लाज्म पाए जाते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बताया गया, एक होता है इक्टोप्लाज्म और एक होता है इंडोप्लाज्म, उसको आगे समझेंगे। पैरामीशियम की बात करेंगे तो चारों तरफ से जो होता है इस तरीके के जो होता है एक लेयर रहती है जिसको बोला जाता है सीलिया, ठीक है ना। सीलिया प्रेजेंट होता है, इसके इंटरनली पार्ट्स में जो होता है कंट्रक्टाइल प्रो वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि फूड को इनटेक करता है। रेडिएटिंग कैनाल पाया जाता है, रेडिएशन के जैसे निकला हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है न्यूक्लियस दो होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और सेकंड होता है माइक्रो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो वेस्टिब्यूलस पाया जाता है तो ओरल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बकल कर ओवर्चर भी पाया जाता है, सेल माउथ भी पाया जाता है जहां से ये फूड को ले रहा है, ठीक ना। फूड वैक्यूल्स इस तरीके से जो ग्रीन का नजर आ रही है ये सभी फूड वैक्यूल्स है। और इसमें एनल कैनाल भी पाई जाती है जहां से स्टूल को पास आउट करता है, ठीक है। तो ये टर्म आप जाने रहिए, इनके बारे में हम सब डिटेल्स जब आएंगे एक एक करके प्रोटोजुआ में तो उसमें भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे समझिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म इसी के रिगार्डिंग का है। इसका ये दो पोर्शन में होता है, एक इक्टोप्लाज्म होता है, सेकंड यहाँ पर इंडोप्लाज्म होता है। तो इक्टो का मतलब ही होता है आउटर या कि पेरीफेरा, ठीक ना। तो ये आउटर होमोजेनस पार्ट्स होता है जो कि आर्गन को लोकोमोशन, ठीक ना, और इंगल्फमेंट फूड का काम करता है, ठीक ना। मतलब कहने की ये है कि आर्गन को लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, साथ में जो फूड वैक्यूल्स आप इनटेक कर रहे हैं उसको इंगल्फ करता है। और प्रोड्यूसिंग द स्यूडोपोडिया, और किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्यूडोपोडिया को, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्टोप्लाज्म। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से ये सभी अपने आप में ये वर्क करते हैं। और भी क्या हेल्प करता है जो इक्टोप्लाज्म होता है, ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, डिस्चार्जिंग द वेस्ट मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल्स, ठीक ना। ये सभी इंपॉर्टेंस रोल कौन प्ले कर रहा है, इक्टोप्लाज्म में। इंडोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे तो ये इनर ग्रेनुलर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जो कि न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है, ठीक ना। मतलब कि ये न्यूक्लियस को अपने अंदर रखता है, इसीलिए इसको इंडोप्लाज्म कहते हैं। और इंडोप्लाज्म जो होता है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसमें से गोल्गी बॉडीज होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फूड वैक्यूल्स है, कंडक्टाइल्स वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जो होता है प्रोसेस जो किसके अंदर होती है, इंडोप्लाज्म के अंदर होती है। और भी आल्सो हेल्प फॉर द कंडक्टाइल वैक्यूल्स सर्व टू द रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोई भी फूड वैक्यूल्स अगर इनटेक कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर क्या रहेगा, पानी भी इनटेक किया है तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, उसके बैलेंस को बना करके रखेगा। अगर पानी उसके अंदर की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन, मतलब उसकी सेल से श्रिंकेज होने लगेगी, ठीक ना। ओवर अगर पानी को इनटेक कर लिया है तो उसके अंदर जो उसकी सेल्स होगी वो स्वेल होने लगेंगी। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम इंडोप्लाज्म करता है इन प्रोटोजोआ। क्लियर। तो इतना आप इसके बारे में समझ गए। अब आगे यहाँ पर समझिए इसके न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस यूजुअली जो होता है सिंगल देखने की मिलेगा, लेकिन कभी कभार आपको डबल या कि मल्टीपल देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों बताया जाता है, क्योंकि इसके
जो शेप होता है तो चेंजेबल होता है, इसलिए सम स्पीसीज हैविंग द मैनी ऑफ द 100 न्यूक्लियस, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक सिंगल सेल्स में जो होता है कई न्यूक्लियाइस को जो होता है कंटेन करके रखती है। और न्यूक्लियस जो होता है एक या एक से अधिक है न्यूक्लियोलाई या कि सेंट्रल कार्योसोम को भी कंटेन करके रखता है। कार्योसोम मतलब कि डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है इसके अंतर्गत है, ठीक है। क्रोमैटिन में भी द डिस्ट्रीब्यूट अलोंग द पेरिफेरी, जो क्रोमैटिन होता है वो चारों तरफ जो होता है पेरिफेर रहता है, पेरिफेरल क्रोमैटिन और कंडेंसस मास अराउंड द कार्योसोम, ठीक है। ये सभी का कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, क्रोमैटिन के सराउंडिंग प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, इतना आप न्यूक्लियस के बारे में समझ के रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ी सी हम और शब्द समझ लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे के रिगार्डिंग में, जिसमें से एक होता है क्रोमाटोइड बॉडीज, ठीक ना। देखिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे टर्म आपको माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार पूछ देगा क्रोमाटाइड बॉडीज होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, किस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमेटिन मटेरियल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमेटिन मटेरियल होगा उसी को हम क्रोमेटोइड बॉडीज कहती हैं। दैट इज जैसे इन अमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट, ठीक ना। इंड अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट पार्ट्स होता है उसमें क्रोमेटाइड बॉडीज प्रेजेंट होती है, और जब इसको आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से नजर आए। कार्योसोम जो होता है ये भी सिचुएटेड होता है, जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और कंटेन करता है ये पेरिफेरली या कि सेंट्रली रहता है विद इन द न्यूक्लियस है, फाउंड इन द इंटेस्टाइनल अमीबा। और ये किसमें पाया जा रहा है, इंटेस्टाइनल अमीबा, जैसे इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिए, कभी कभार पूछ देगा कि कार्योसोम जो होता है किस ऑर्गेनिज्म में फाउंड आउट होता है। क्लियर, ये इंटेस्टाइनल अमीबा, और इंटेस्टाइनल अमीबा में इंट अमीबा हिस्टोलिटिका और इकोलाई जो है। क्लियर, काइनेटोप्लास्ट जो होता है ये भी नॉन न्यूक्लियर डीएनए होता है प्रेजेंट इन द एडिशन टू द न्यूक्लियस कार द काइनेटोप्लास्ट, मतलब कि एडिशनल रूप से प्रेजेंट होता है काइनेटोप्लास्ट में, ठीक ना। जिसमें से ये क्रिप्टोसोम्स है, क्रिप्टोसोम्स जो होता है ये भी एक पैरासाइट्स है जो कि देखने को मिलता है। फ्लैजिलम ओरिजिनेट नियर द काइनेटोप्लास्ट, ठीक ना। काइनेटोप्लास्ट जो सिचुएटेड होगा तो उसमें से फ्लैजिला भी बाहर निकला देखने को मिलेगा। पॉइंट ऑफ द ओरिजिन फ्लैजिला इज कॉल्ड द बेसल बॉडीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ के रखिएगा। फ्लैजिला की जहां से ओरिजिन हो रही, जहां से फ्लैजिला बाहर निकल रहा है, उसकी जो पॉइंट वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है वेसल बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है सीलिया। सीलिया जो होता है फाइन नीडल लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटायर ऑफ द सरफेस बॉडी को कवर करने का काम करता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो होता है सिलिएटेड प्रोटोजोअम पाया जाता है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा बैलेंटीडियम कोलाई, बैलेंटीडियम कोलाई की चारों तरफ जो होता है सिलिएटेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ट्रोपोजॉइट्स की अगर हम बात करेंगे तो ट्रोपोजॉइट्स के यहाँ पर बताया गया है, ट्रोप्स का मीन्स ही होता है नोरिशमेंट, नोरिशमेंट मतलब होता है न्यूट्रिशन, फुल जो होता है न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। और एक्टिव फीडिंग एंड ग्रोविंग स्टेज ऑफ द प्रोटोजोआ, मतलब ये एक्टिव फीडिंग और ग्रोविंग स्टेज होती है। कभी कभार पूछ देगा कि एक्टिव फीडिंग या ग्रोविंग स्टेज जो होती है किस ऑर्गेनिज्म की होती है, तो ट्रोपोजॉइट्स की होती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय द डिफ्यूजन पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटोजुआ होता है अपने न्यूट्रिशन को डिफ्यूजन पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस इन तीन प्रोसेस के थ्रू वो ज्यादा इनटेक करता है। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए। तो अब यहाँ पर इसका क्या है क्लासिफिकेशन, ठीक ना। क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि ये कैसा होता है, कितने में रखा गया है, कौन सा इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप बने रहिए, ठीक है, और लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बार बार आपको जो होता है लिंक इधर उधर से ना मिल पाए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो जैसे ही हम लेक्चर अपलोड करेंगे वैसे ही आपको जो है ओपन करने के लिए मिल जाएगी। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ हैं, ओके।